फिजिक्स एंड न्यूमेटिक्स सब्जेक्ट में हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय। अगर आपने हमारा पिछले की क्लास यानी कि पहले क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप हमारे सभी क्लास को देख सकते हैं। ये आज हमारा चौथा क्लास है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोग को लेटेस्ट क्लास के वीडियोस मिलते रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम आपको फ्री में PDF और नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे अगर आप कोई चीज़ कुछ पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आज हम पढ़ेंगे आपेक्षिक घनत्व यानी कि स्पेसिफिक डेंसिटी, या फिर इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं आपेक्षिक गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ यानी कि स्टैंडर्ड सब्सटेंस के घनत्व के अनुपात को उस तरल का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई तरल का जो घनत्व है तथा मानक पदार्थ का जो घनत्व है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? तरल का आपेक्षिक घनत्व। दूसरे शब्दों में कहें तो तरल के आपेक्षिक भार और मानक पदार्थ के आपेक्षिक भार के अनुपात को हम क्या कहते हैं? हम उसका तरल का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी कि इसको भी हम तरल का आपेक्षिक घनत्व कहेंगे। यानी कि तरल का आपेक्षिक भार और मानक पदार्थ का आपेक्षिक भार को भी हम तरल का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। अब हम देखते हैं कि द्रव के लिए मानक पदार्थ क्या है। द्रव के लिए मानक पदार्थ यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल तथा गैस के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर कार्बन डाइऑक्साइड रहित वायु यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रहित वायु हो या फिर हाइड्रोजन हो, उसके मानक पदार्थ के रूप में लिया जाता है। यानी कि अगर जल में देखा जाए, लिक्विड में देखा जाए द्रव में, तो शुद्ध जल को लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, और गैस को देखा जाए तो गैस को 0 डिग्री सेल्सियस पर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रहित वायु हो या फिर हाइड्रोजन हो, इसको हम मानक पदार्थ के रूप में लेते हैं। चूँकि यह एक अनुपात होता है तथा इसकी जो इकाई है वह नहीं होती है। यानी कि ये अनुपात होने के कारण ये कट जाता है और इसकी जो इकाई है वह नहीं होती, यानी कि यूनिट लेस रहती है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल S से इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी कि आपेक्षिक घनत्व को हम कैपिटल S से प्रदर्शित करते हैं। तो तरल का आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तरल का आपेक्षिक घनत्व होता है हमारा तरल यानी कि द्रव का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का घनत्व। और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि रो द्रव यानी कि तरल का आपेक्षिक घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व यानी कि रो जल। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। तो यह हो गया हमारा तरल का आपेक्षिक घनत्व। अब तरल का आपेक्षिक गुरुत्व क्या होता है? तो तरल का जो आपेक्षिक गुरुत्व होता है वह है तरल यानी कि द्रव का आपेक्षिक भार बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का आपेक्षिक भार। यानी कि द्रव का आपेक्षिक भार बटे शुद्ध जल का आपेक्षिक भार 4 डिग्री सेल्सियस पर, यह होता है आपेक्षिक घनत्व। शुद्ध जल का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वह है, उसका मान होता है 1, और पारे के लिए जो आपेक्षिक घनत्व का मान होता है वह है 13.6। 13.6 जो है वह पारे का आपेक्षिक घनत्व है, और जो 1 है वह क्या है? शुद्ध जल का आपेक्षिक घनत्व है। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक द्रव या फिर तरल का जो आपेक्षिक घनत्व है या फिर आपेक्षिक गुरुत्व, इसका मान क्या होता है? समान होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगला हमारा संसंजन यानी कि कोहेरेंस। कोहेरेंस क्या होता है? संसंजन क्या होता है? यह तरल का वह गुण है जिसके कारण एक ही तल के 2 कण यानी कि एक ही तल के 2 कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसी गुण के कारण तरल कुछ तनाव प्रतिबल सह सकते हैं। यानी कि जो 2 कण हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसी गुण के कारण क्या होता है कि वे कुछ तनाव बल को सह सकते हैं। अर्थात यानी दूसरे शब्दों में कहें तो द्रव का वह गुण जिससे तरल यानी कि द्रव के कण में परस्पर आणविक आकर्षण यानी कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बना रहता है, संसंजन कहलाता है। यानी कि जो 2 कण हैं उनमें आपसी उसमें परस्पर क्या होता है? आणविक आकर्षण यानी कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बना रहता है, अट्रैक्शन, और उसी के कारण इसको हम कहते हैं संसंजन। यह संसंजन कहलाता है। और यहाँ पर बताया गया है कि और वह आणविक आकर्षण बल यानी कि वह आणविक आकर्षण बल जिससे कि तरल के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं।
यानी कि वह आणविक आकर्षण बल जो तरल के जो दो कण हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। उस बल को हम क्या कहेंगे, संसंजक बल कहेंगे। वह बल क्या कहलाता है, संसंजक बल कहलाता है। अब है आसंजन बल, यानी कि अडहेंस क्या है, अहेंस। तो यह तरल का वह गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण तथा अथवा एक तरल तथा एक किसी ठोस के कण आपस में चिपके रहते हैं या आकर्षित होते हैं, उनको हम कहते हैं आसंजन बल। यानी कि वह तरल का गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण, यानी कि कोई दो असमान तरल का कण है या फिर ये कहें कि एक तरल है और दूसरा क्या है, ठोस का कण है, वो आपस में क्या रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं और यह आकर्षण होता है, तो इसको हम कहते हैं आसंजन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे इसको समझेंगे। इसमें बताया गया है कि दो विभिन्न पदार्थ अर्थात तरल व ठोस या फिर दो तरलों के कणों के मध्य वह आणविक आकर्षण बल जिससे वे कण क्या है, आपस में आकर्षित होते हैं। यानी कि कोई दो विभिन्न पदार्थ हैं और एक तरल है या एक ठोस या फिर दोनों तरल हैं, उनके जो मध्य आणविक आकर्षण बल होता है जिसके कारण वे चिपके रहते हैं आपस में, आसंजक बल कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं जैसे कि जल और शीशे की प्लेट, यानी कि जब जल में शीशे की प्लेट को भिगोते हैं तो देखते हैं कि उस शीशे पर पानी की कुछ बूंदें चिपक जाती हैं, लेकिन अगर वही चीज़ हम पारा में यूज करेंगे देखेंगे तो पारा में नहीं चिपकता है। किसके कारण होता है, यह कारण है कि जल का जो शीशे के कण है उसमें आसंजन बल अधिक होता है। यानी कि जल और शीशे के कणों के में जो आसंजन बल है वह अधिक होता है, जबकि पारे तथा शीशे के कणों में आसंजन बल जो है वह कम होता है, जिसके कारण पारा शीशे पर नहीं चिपक पाता है। और पारे के स्वयं के कणों में संसंजन बल जो है वह अधिक होता है, यानी कि उसमें स्वयं का संसंजन बल ही अधिक होता है और उसमें आसंजन बल अधिक नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, पारा शीशे से नहीं चिपक पाता। अब हम देखेंगे कि श्यानता, यानी कि इंग्लिश में उसको कहेंगे विस्कोसिटी, और गतिक श्यानता यानी कि काइनेटिक विस्कोसिटी क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे श्यानता तथा गतिमीय श्यानता क्या होती है, यानी कि विस्कोसिटी तथा काइनेटिक विस्कोसिटी। तो श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की एक सतह दूसरी सतह के फिसलने का विरोध करती है। यानी कि ये जो दोनों परतें हैं ये एक दूसरे के फिसलने का विरोध करेंगी। अर्थात तरल की श्यानता जो है उस तरल के कणों को विकृति यानी कि डिफॉर्म करने की अपेक्षा जो है वह सरलता या फिर कठिनता की माप होती है। और कम श्यानता वाले जो तरल होंगे वह अधिक सरलता से बहेंगे, यानी कि जिनकी श्यानता कम होगी वह तरल अधिक सरलता से बहेंगी और जिनकी जो श्यानता अधिक होगी वह तरल अधिक सहजता से नहीं बह सकते हैं। आगे बताया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यही कारण है कि जो कम श्यानता वाला चीज़ है, यानी कि कम श्यानता वाला जैसे जल और अल्कोहल जो है वह अधिक श्यानता वाले शहद या अथवा टार की तुलना में आसानी से बहता है। यानी कि जो जल है उसमें कम श्यानता होने के कारण वह जल्दी से बहता है, और जैसे कि शहद जो है वह अधिक श्यानता होने के कारण क्या होता है, वह धीमी गति से बहता है। तो श्यानता का यह गुण क्या होगा, प्रमुखतः संसंजन अथवा द्रव की विभिन्न परतों के मध्य आणविक संवेग के परिवर्तन के कारण होता है। यानी कि यह जो श्यानता का गुण है वह किसके कारण होता है, संसंजन तथा द्रव के मध्य जो द्रव के विभिन्न परतों के जो मध्य आणविक संवेग होता है उसके परिवर्तन के कारण होता है। जब द्रव बहता है, यानी कि जब द्रव बहता है तो यह प्रभाव कर्तन प्रतिबलों के रूप में गतिशील द्रव परतों के मध्य दिखाई पड़ता है। यानी कि जब द्रव बहता है तो उसका जो प्रभाव है वह कर्तन प्रतिबलों के रूप में गतिशील द्रव, यानी कि जो गतिशील द्रव होगा उसके परतों के मध्य दिखाई पड़ेगा हमें। और आदर्श तरल में क्या होती है, श्यानता का गुण नहीं होता है। यानी कि जो आदर्श तरल है उनमें श्यानता का गुण नहीं होता है। और कोई भी तरल जो है पूर्ण रूप से आदर्श तरल नहीं होती है। फिर भी जो बहुत कम श्यानता वाले तरल हैं उन्हें हम आदर्श तरल मान लेते हैं। यानी कि जो आदर्श तरल है उसमें श्यानता का गुण नहीं होता है, और वास्तव में कोई भी जो तरल है वह पूर्ण रूप से आदर्श तरल नहीं होती है। लेकिन जिसमें कम श्यानता, यानी कि जिसमें बहुत कम श्यानता होती है उनको हम आदर्श तरल मान लेते हैं। अब चित्र में जैसे कि दर्शाया गया है
चित्र में आप देख सकते हैं, माना कोई द्रव चित्र के अनुसार एक समतल सतह पर प्रवाहित हो रही है, यानी कि एक समतल सतह जो है उस पर प्रवाहित हो रही है समतल पर, और चित्र अनुसार dy दूरी पर स्थित दो परत एक दूसरे के विभिन्न वेगों माना v तथा v प्लस dv से बह रही हैं। यानी कि ये स्थिर सतह है, इस सतह से dy दूरी पर दो परतें, यानी कि ये जो दो परत हैं इनके बीच की दूरी जो है वह क्या है, dy है, और नीचे वाले का वेग जो है वह v है, और ऊपर वाले का जो वेग है वह क्या है, v प्लस dv है, और उनका जो सापेक्ष वेग है वह क्या है, dv है। इनका जो सापेक्ष वेग है वह क्या है, dv है, और dv जो इनका सापेक्ष वेग है dv के कारण क्या होगा, द्रव की परतों के मध्य एक कर्तन प्रतिबल कार्य करने लगेगा। यानी कि इन दोनों परतों के जो मध्य सापेक्ष वेग dv है उसी के कारण क्या होगा, इन दोनों परतों के मध्य एक कर्तन प्रतिबल कार्य करने लगेगा। अब किस तरीके से कार्य करने लगेगा, यहाँ पर बताया गया है कि जो ऊपरी परत है, यानी कि जो यहाँ पर ये ऊपरी वाली परत है, इस ऊपरी वाली परत से नीचे वाली संलग्न परत पर दाईं ओर से कर्तन प्रतिबल लगेगा। यानी कि ये जो नीचे वाली परत है इस पर कर्तन प्रतिबल दाईं ओर से लगेगा। उसके बाद फिर बताया गया है तथा जो निचली वाली परत है उसका संलग्न ऊपर वाली परत पर बाईं ओर से कर्तन प्रतिबल लगेगा। यानी कि इसके कारण इस ऊपरी वाली परत पर बाईं ओर से कर्तन प्रतिबल लगेगा, और यह कर्तन प्रतिबल क्या होगा, स्थिर समतल सतह से y दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। यानी कि यह जो कर्तन प्रतिबल है यह स्थिर समतल से y दूरी के सापेक्ष, यानी कि y दूरी जो है उसके सापेक्ष होगा तथा वेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। और इसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, टाउ से प्रदर्शित करेंगे। तो हमारा आ जाएगा टाउ समानुपाती dv/dy के, और जब हम इसका चिन्ह हटाएंगे समानुपाती का तो हमारा आ जाएगा टाउ बराबर म्यू dv/dy, जहाँ पर जो म्यू है वह क्या है, एक समानुपाती नियतांक है तथा गतिक श्यानता गुणांक यानी कि कोफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी या फिर श्यानता यानी विस्कोसिटी कहलाता है। यानी कि यहाँ पर जो म्यू है वह एक समानुपाती नियतांक है तथा यह गतिक श्यानता गुणांक या फिर श्यानता गुणांक या फिर श्यानता कहलाता है। तथा यहाँ पर जो dv/dy है यह क्या है, यह कर्तन प्रतिबलों के मध्य दर, यानी कि कर्तन प्रतिबलों के मध्य जो प्रतिबल हैं उनका दर या फिर गतिक ढाल कहते हैं। और उपरोक्त समीकरण यानी कि यह जो छठा समीकरण है, इस समीकरण को ही न्यूटन का श्यानता समीकरण कहते हैं, यानी यही हमारा न्यूटन का श्यानता समीकरण कहलाता है। तो हम देखेंगे कि म्यू बराबर हम इसको लिखेंगे गतिक श्यानता गुणांक, म्यू बराबर क्या होगा, जब हम इसको म्यू लिखेंगे तो हमारा टाउ क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और dv/dy जो है वह नीचे आ जाएगा। तो म्यू बराबर आ जाएगा हमारा टाउ/dv/dy। तो क्या होगा, इस प्रकार श्यानता को कर्तन विकृति की एकांक दर उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कर्तन प्रतिबल द्वारा भी व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि अगर कर्तन प्रतिबल की एकांक दर उत्पन्न करने के लिए इसे क्या करेंगे, आवश्यक कर्तन प्रतिबल द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। और श्यानता की इकाई क्या है एसआई प्रणाली में, हम देखेंगे श्यानता की इकाई जो है एसआई प्रणाली में क्या है, श्यानता की एसआई प्रणाली में जो इकाई होगी वह म्यू बराबर टाउ dv/dy रखेंगे, और टाउ का जो एसआई प्रणाली में मान होता है वह क्या है, बल बटा क्षेत्रफल, और dv/dy यानी dv क्या है, वेग है, यानी कि चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटा समय। तो हम दूरी बटा समय लिख देंगे, और यहाँ पर जो dy है वह क्या है, हमारे दो परतों के मध्य दूरी, तो हम दूरी बटे में लिख देंगे। उसके बाद जब हम इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा बल बटा दूरी का स्क्वायर बटे 1 समय। यह क्या है, हमारा एसआई प्रणाली में मात्रक है। अब हम जब इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा बल गुणे समय बटा दूरी, यानी कि यह जो समय है यह बल के इधर आ जाएगा और जो दूरी है वह नीचे ही रहेगी बटे में, तो आ जाएगा हमारा बल इंटू समय अपान दूरी। और इसको बल का मान होता है न्यूटन, और समय का मात्रक होता है सेकंड, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो हमारा आ जाएगा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। तो हमारा आ जाएगा न्यूटन सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर। और उसी प्रकार हम इसको एमकेएस पद्धति में क्या लिख देंगे, किलोग्राम इंटू सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर। तो किलोग्राम बल इंटू सेकेंड अपान मीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया एमकेएस प्रणाली में। और सीजीएस प्रणाली में
श्यानता की इकाई को पॉइजन कहते हैं, यानी कि श्यानता की जो इकाई होती है CGS में उसको हम क्या कहते हैं, पॉइस कहते हैं। श्यानता की जो इकाई है उसको हम पॉइस कहते हैं। और एक पॉइस बराबर क्या होता है, एक पॉइस बराबर होता है हमारा 1 डाइन इंटू सेकेंड अपान सेमी स्क्वायर। यानी कि इसको जो हम क्या लिख सकते हैं, एक पॉइस बराबर लिख सकते हैं 1/10 न्यूटन सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। और न्यूटन सेकंड को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, किलोग्राम सेकंड में, यानी कि 1/10 हो जाएगा किलोग्राम बल सेकंड अपान मीटर स्क्वायर। यह क्या है, हमारा MKS पद्धति में हो गया। और ये जो है हमारा, ये ऊपर वाला, ये हमारा CGS पद्धति में है। आगे बताया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी की श्यानता लगभग क्या है, 1/100 पॉइस या फिर 1 सेंटीपॉइस के बराबर होती है। यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पानी पर जो श्यानता है वह लगभग 1/100 पॉइस या फिर 1 सेंटीपॉइस के बराबर होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।